हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस पॉइंट 102 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके थे। तो हिस्ट्री में हम मतलब लास्ट लेक्चर हमारा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे तो वैदिक सभ्यता मतलब वैदिक युग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जब हम वैदिक काल की बात कर रहे हैं तो किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो हम पिछले लेक्चर में 2500 से 1750 यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। उससे पहले हमने क्या क्या देखा था, तो हमने स्टोन एज देखा था, हमने चालकोलिथिक एज देखा था। अब बताइए, तो स्टोन एज में हमने क्या क्या देखा था। तो स्टोन एज में हमने पीलियोलिथिक, मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक मतलब कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में हमने पढ़े थे। ठीक है, अब बताइएगा कि जो हमारे माइक्रोलिथिक एज है किस काल में थे, मतलब कि किस काल को कहते थे माइक्रोलिथिक, पूरा पाषाण काल के मध्य में कि नव पाषाण काल को। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब ये जो वैदिक एज है ना, ये शुरू होते हैं 1500 या 1600 से, 1500 या 1600 से आपका 600 AD तक। ठीक है, तो 600 BC तक। तो फिर देखिए, अब जो हमारे वैदिक एज है इसको हमें दो स्टेज में पढ़नी है। एक हमारा अर्ली मतलब कि पूर्व वैदिक काल, और एक लेटर यानी उत्तर वैदिक काल। जो हमारे पूर्व वाले हैं ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 1500 से 1000 BC तक है। ठीक है, BC तक है। और इसके बाद और ये जो है उत्तर वैदिक, ये 1000 से 600 तक है। ठीक है, तो अब आइए पहले हम वैदिक एज पढ़ने से पहले हम आर्यंस कहाँ हैं, मतलब आर्यंस कहाँ से आए थे, वेद क्या है, इनकी कैसी सोसाइटी थी, इनकी पोइट्री कैसी थी। पोइट्री मतलब कि किस तरह के बर्तन, मतलब किस तरह के बर्तन यूज करते थे, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये सब कहाँ से आए थे, तो देखिए ये माना जाता है एक थियरी है जिसको हम क्या बोलते थे, इंडो आयरन्स थियरी। कौन सी थियरी, इंडो आयरन्स थियरी। यह जो मतलब कि इसमें इंडिया या फिर हम लोग जो ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन बेल्ट में रहते थे वो क्या कहलाते थे, आर्यंस कहलाते थे। ठीक है, ये जो माना जाता है कि जो हमारे सेंट्रल एशिया है, ये यहाँ पे क्या रहता था, कबीला रहता था किसका, इंडो आयरन्स का। ये किसके अकॉर्डिंग है, तो ये हम अपने से नहीं बता रहे हैं, ये हमें टर्की में एक जो टेस्ट मिला था, क्या नाम है उसका, बोगासकाई शिलालेख, उसमें इनके बारे में मेंशन है। ठीक है, तो जो हमारी ये मध्य सेंट्रल एशिया में जो कबीला रहता था वो धीरे धीरे बढ़ता गया और माइग्रेट करता गया। तो फिर माइग्रेट करके यहाँ पे इसको क्या कहा गया, आर्यंस कहलाए। ठीक है, इसका हमें एक टर्की में इसके बारे में मिला जिसको हम बोगासकाई कहते हैं। इस बोगासकाई में हमें क्या क्या पता चलता है, तो इसमें हमें देवताओं के बारे में, इंद्र के बारे में, इंद्र किसके देवता थे, हमारे वेदों में इनका नाम मेंशन है। ये सब कहाँ से हमें मिला है, बोगासकाई में। और इसके बाद एक ईरान का जेंडा अवेस्टा टेस्ट था, उसमें भी हमें आर्यंस के बारे में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, अब जो हमारे बाल गंगाधर जी थे उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसे हम क्या कहते हैं, उस बुक का क्या नाम था, तो आर्कटिक होम टू वेदा, जिसमें उन्होंने बताया था कि जितने भी इंडियंस हैं वो क्या थे, वो आर्यंस थे। जितने भी इंडियंस थे वो आर्यन थे। किसकी बुक में लिखा गया था, तो जो हमारे कौन थे, बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी आर्कटिक होम टू बेजाद, उसमें उन्होंने बताया था। ठीक है, तो इसमें और सबसे पहले ये लोग किसका कंपाइल किया था, तो ये लोग सबसे पहले वेदों को कंपाइल किया था, उसके ओल्ड नाम के बारे में। ठीक है, तो पहले चलिए हम ओल्ड नाम देख लेते हैं। ठीक है, ओल्ड नाम देखिए यहाँ पे, देखिए जो हिमवंत, हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता था, तो हिमवंत किसमें, मतलब कि वेद में। और अंजुमत किसको कहा जाता था, तो हिंदू कुश पर्वत को। और हिमालय को क्या कहा जाता है, हिमवंत। इंडस वैली को मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, और झेलम को बितास्ता, चिनाब को अश्किनी कहा जाता था पहले, और रावी नदी को पौष्णी कहा जाता था, ब्यास को बिपाशा कहा जाता था, और सतलज नदी को सतुद्री कहा जाता था। ठीक है, वेदों के बारे में देख लेते हैं, फिर इसके बाद पूर्व वैदिक काल के बारे में देखेंगे ना। तो पहले इसमें कुछ
शास्त्र दर्शन शास्त्र जिसमें हम रुकिए बता रहे इधर देखिए इसमें कुछ है जिन्हें संहिता मतलब कि समाख्या संहिता मतलब कि मंत्रों का संग्रह ठीक है। तो एक होता था संहिता संहिता क्या है तो इसमें क्या था मंत्रों का संग्रह। फिर इसके बाद क्या होता था ब्राह्मण मतलब कि ब्राह्मण क्या है तो ये जो वेदों के अंत में ये कहाँ पे थे तो ये वेदों के अंत में मेंशन थे इसमें इन्होंने इनको बताया गया तो कि जो बलिदान है उच्चारण मतलब कि कथा पूजा करने वाले अनुष्ठान करने वाले और जितनी भी हमारे रिचुअल्स हैं उसके बाद उसको कौन संपन्न कराएगा तो ये ब्राह्मण करेंगे ठीक है। तभी तो बाद में इनका जाके एक विरोध होता है और इनकी वजह से जो हमारे हिंदू धर्म है कुछ और धर्म जैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म में विभाजित हो जाते हैं किसकी वजह से ब्राह्मण की वजह से। फिर इसके बाद आता है एक आर्यन इसमें क्या होता है तो इसमें तपस्वी और जंगल तपस्वी कौन जो महर्षियों के पास रह के शिक्षा ग्रहण करते थे गुरुकुल में उनको उनके बारे में और आर्यन का किसको भी कहा जाता है जंगल को भी कहा जाता है ठीक है। और इसके बाद आता है एक उपनिषद ठीक है। इसमें क्या बताया गया है तो इसमें धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान इसको हम क्या वेदांत भी कहते हैं ठीक है वेदांत ठीक। तो पहले वेदांत को भी देख लेते हैं यहाँ पे वेदांत किसको कहता है उपनिषद को। यहाँ पे वेदांग के बारे में देख लेते हैं वेदांग क्या है तो देखिए जो इस वेदांग कितने होते हैं 6 कितने वेदांग हैं तो 6 हैं। एक शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योति और छंद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योति और छंद। शिक्षा में क्या होता है तो इसमें स्वर विज्ञान मतलब कि ध्वनि विज्ञान के बारे में बताया गया है ध्वनि के अध्ययन को बताया गया है। और कल्प में क्या है तो इसके अभ्यास के अध्ययन के बारे में बताया गया है। और व्याकरण मतलब ग्रामर जानते ही हैं हमारा व्याकरण के बारे में। और निरुक्त मतलब कि व्युत्पत्ति का अध्ययन मतलब शब्दों का ज्ञान किस में बताया गया है तो निरुक्त में बताया कि ज्योति में क्या है प्रकाश का ज्ञान। और छंद में क्या है कलात्मक विषयों का अध्ययन काव्य का अध्ययन मतलब कि काव्य का अध्ययन किसमें छंद में। कितने वेदांग है हमारे 6 ठीक है। देखिए इसे अपौरुष कहा गया अपौरुष मतलब कि हमें भगवान द्वारा प्रदत्त है मतलब भगवान द्वारा प्राप्त इसलिए हम क्या कहा जाता है तो अपौरुष इसके उपशाखा ब्राह्मण आर्यन का और उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। हमारे उपनिषद कितने हैं तो 108 है मुख्य कितने हैं 10 ठीक है। तो आइए हम ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है इसमें 10 मंडल है इसमें 7 मतलब कि दूसरा और 7वां मूल रूप से बताया गया है। देखिए जो हमारे दूसरे और 7वें पहले बने थे फिर इसके बाद जो हमारे पहला तीसरा 5वां चौथा ये सब है बाद में बने थे। सबसे पहले कौन कौन बने थे तो दूसरा और 7वां पहले बने थे ठीक है। और इसमें कितने भजन मतलब सूक्त कितने हैं तो मतलब 1028 सूक्त हैं और श्लोक 2600 इसमें श्लोक हैं ठीक है। और इसमें देवता में इंद्र देवता विष्णु वरुण देवता के बारे में मेंशन है ठीक है इसमें बताया गया। और जो हमारा गायत्री मंत्र वो किस मंडल में है तो तीसरे मंडल में है। और भगवान सोम के बारे में 9वें मंडल में बताया गया है ठीक। और एक 7वां मंडल है 7वां मंडल जो एग्जाम में पूछता है इसमें 10 राजन युद्ध के बारे में बताया गया है जिसमें सुदास जो राजा सुदास थे और 10 राजाओं का बैटल हुआ था इसमें कौन से मंडल में तो ये 7वां मंडल में बताया गया है ठीक है। अब देखिए जो पुरुष सूक्त है इसमें 10वें मंडल में देखिए मतलब कि एक मतलब 4 वर्ग में विभक्त है ना कौन कौन सा पुरुष सूक्त में 4 वर्गों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसमें बताया गया कि ब्राह्मण कहाँ से भगवान के कहाँ से उत्पन्न हुए तो ये मुख से और क्षत्रिय भुजाओं से और वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से ठीक है। तो अब आइए साम वेद के बारे में पढ़ते हैं। सामवेद को हम क्या कहते हैं तो ये हमारे संगीत जिसमें संगीत वाली पुस्तक में तो संगीत के बारे में किसने बताया गया तो सामवेद में हमारे संगीत के बारे में बताया गया। इसमें 2 उपनिषद हैं एक छंदोग्य उपनिषद और एक केन उपनिषद एक छंदोपनिषद ठीक है किसने बताया गया सामवेद में ठीक है। बस इसमें यही है और इसको गायन और जो इसका गायन करता है मतलब इसके बारे में बताता है उसको क्या कहते हैं उद्गा और जो इसको ऋग्वेद का करते हैं उनको होत्री कहते हैं ठीक है।
अब आइए यजुर्वेद को इसके दो खंडों में विभक्त है, एक शुक्ल और एक कृष्ण। जो काला वाला होता है, जो गोरा वाला उसको शुक्ल, जो काला वाला उसको कृष्ण कहते हैं। ठीक है, मतलब कि तो दो पक्ष होता है इसमें, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष। ठीक है, इसमें उपनिषद एक बृहन का है, सबसे प्राचीन है, और एक जो हमारा कौन सा था, कठोपनिषद, इसमें नचिकेता कहानी के बारे में बताई गई है। ठीक है, अब बृहन का सबसे प्राचीन और पुराना है। फिर इसके बाद हम आते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद में कितने खंड है, तो हमारे 20 खंड है। इसे जादुई मतलब जादू टोना का उल्लेख इस वाले में, तंत्र मंत्र किसमें, अथर्ववेद में। ठीक है, इसमें उपनिषद एक हमारे मुंडोक उपनिषद है और एक महा उपनिषद है। जिसे मुंडोक उपनिषद में क्या लिया गया है, तो इसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है, और महा उपनिषद में वसुदेव कुटुम्बकम के बारे में। ठीक है, वसुदेव कुटुम्बकम का मतलब क्या होता है कि जो पूरा विश्व एक क्या है, परिवार है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल। दर्शन शास्त्र इसके बारे में पढ़ते हैं, तो देखिए जो हमारे सांख्य दर्शन, समाख्यान है सांख्य दर्शन, इसमें कौन से ऋषि कंपाइल किए थे, तो इसको कपिल मुनि ने, और जो न्याय को गौतम मुनि ने, और वैशेषिक कन्नड़ मतलब इसको फिजिक्स का कहते हैं, फिजिक्स का, तो ये ऋषि कन्नड़ ने कंपाइल किया था इसको। फिर योग को पतंजलि बाबा रामदेव जी वाले नहीं, एक पतंजलि मुनि थे, उन्होंने किया था। फिर एक उत्तर मीमांसा को बद्रायन जी, और पूर्व मीमांसा को जैमिनी। ठीक है, अब आइए हमारे ऋग्वैदिक काल में उसका कैसा समाज था, किस वाले में, तो हमारे प्रारंभिक वाले में, जो पूर्व वाला था। ठीक है, तो देखिए इसमें समाज किस वर्ग पर आधारित है, तो पेशा के वर्ग पे, जिसमें 4 वर्ग था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, करेंगे उसको ब्राह्मण कहा जाता था, जो युद्ध करेंगे क्षत्रिय, जो व्यापार करेंगे उसको वैश्य कहा जाता था। पेशा के आधारित था, ये नहीं कि वो हुए हैं जैसे अब होता है कि ये पंडित है, ये ठाकुर है, यादव, ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसमें बाल विवाह नहीं होता था, इसमें विधवा विवाह होता था, नहीं होगा मतलब कि किसी का पति मर जाता था तो उसके छोटे भाई से उसकी शादी कराई जाती थी। ठीक है, और ये पितृ सत्तात्मक समाज था, मतलब कि पापा लोग की चलती थी। ठीक है, और इसमें गाय को अघन्या माना जाता था, मतलब गाय को अगर कोई गाय की हत्या कर दिया तो उसको मानव हत्या से भी ज़्यादा मतलब कि उसको सज़ा दी जाती थी, मतलब कि गाय हत्या बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। ठीक है, और उसमें गायों के युद्ध का क्या कहा जाता था, गविष्ठी कहा जाता था। ठीक है, और इसमें राजनीति क्या थी कि इसमें देखिए एक हमारी सभा थी, सभा मतलब कि इसमें क्या होता था, इसमें अमीरों की सभा होती थी, और एक समिति होती थी, इसमें अमीरों की सभा होती थी, और एक समिति होती थी, इसमें सामान्य लोगों की मतलब आम जनता की समुदाय होता था। ठीक है, और विधाता जिसमें धार्मिक, और एक होता था विधाता या विधि कहते थे इसको। ठीक है, इसमें धार्मिक लोगों का मतलब कि सभा होती थी। ठीक है, अधिकारियों की, जैसे सेनानी में सेना के प्रमुख कहा जाता था, ग्रामीण को ग्राम का प्रमुख कहा जाता था। ठीक है, अब इसके बाद धर्म के बारे में देखते हैं, तो इसमें रुकिए, पूजा किसी, सबसे पहले तो इसमें हम किसकी पूजा आती थी, नेचर्स की पूजा की जाती थी। पृथ्वी की, इंद्र देवता, इंद्र को हम बारिश का देवता कहते थे, अग्नि का, सोम देवता का, और वायु देवता की इसमें पूजा किया जाता था। ठीक है, इंद्र देवता का सबसे मतलब कि सबसे अधिक बार नाम आया है, किसका, इंद्र देवता का, देन पृथ्वी का। फिर अदिति कौन थी, तो ये देवताओं की माता थी, अदिति, अदिति को देवताओं की माता कहा जाता था। और सावित्री, सावित्री में क्या था, हमारे जो गायत्री मंत्र थे इनको ही समर्पित थे, जो देवी सावित्री थी। ठीक है, इसमें कोई पशु पूजा नहीं होती थी। इसमें पोइट्री कौन सी थी, तो गेरुए रंग की पोइट्री थी। ठीक है, गेरुए रंग की पोइट्री मतलब कि किस कलर के बर्तन का प्रयोग करते थे, तो ये लोग मिट्टी के गेरुए रंग का बर्तन का प्रयोग करते थे। ठीक, और जो हमारे आर्य आए थे उनकी भाषा कौन सी थी, तो ये संस्कृत बोलते थे। कौन सी भाषा, संस्कृत बोलते थे। ठीक, इसके बाद हम आते हैं अपना थोड़ा थोड़ा सा बचा है हमारा उत्तर वैदिक, देन हमारा ये वाला लेक्चर ख़त्म। ठीक है, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी करना होता है। ठीक है, ये नहीं कि बस पढ़ते जाना है। ठीक, तो पहले रुकिए, पहले सब्सक्राइब करिए, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे उत्तर वैदिक, ये कहाँ से कहाँ तक थे, तो ये 1000 से 600 तक। ठीक है,
इसमें जो हमारे आर्यंस थे, मतलब कि कहाँ से इनका मेंशन हुआ था, तो जो हमारे पंजाब स्टेट है वहाँ से लेके उत्तर प्रदेश से देन बिहार तक, ठीक है। और इसमें किसका किसका मतलब कि इसी मतलब उत्तर वैदिक में ही लोहे का मतलब लोहे के बारे में ये लोग जानते थे। हमारे इसमें जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें लोहे का ज्ञान नहीं था, तो ये किस मतलब कि वैदिक काल से हुआ, तो ये भी उत्तर वैदिक काल से। और इसमें घोड़े का भी साक्ष्य मिला है, ठीक है। इसको देखिए, जो ये उत्तर वैदिक है इसका मुख्य मतलब मुख्य कार्य क्या था, कृषि था। मतलब कि इसमें चावल बीरी मतलब चावल गेहूँ के बारे में, और यहाँ तक कि इसमें जो राजा थे वो भी खेती करते थे, ठीक है। हल की मतलब कि हल जोतते थे कौन, राजा, ठीक है। अब देखते हैं कि दीदी इसमें सभा में पहले हमारी क्या महिलाएं बैठती थी, लेकिन इसमें महिलाओं को बैठने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। और इसमें भी सब उसमें सभा समिति और एक क्या था, विधाता, मतलब कि जो उसमें भी थे सभा समिति विधाता सेम इसी में भी था, ठीक है। और इसमें ब्राह्मण बहुत इसमें क्या है ना कि वर्ड के आधार पर बांटा गया था। जैसे ब्राह्मण आज के हिसाब से, जैसे ब्राह्मण बहुत मतलब जो बहुत शक्तिशाली था वो ब्राह्मण था, और जो शासन और रक्षा करना कौन कर रहा था, क्षत्रिय था। वैसे क्या करते थे, व्यापार करते थे। और शूद्र क्या होते थे, सेवक। बट जो हमारे मतलब कि अर्ली वैदिक था उसमें काम के आधार पे हुआ था। तो जो मतलब युद्ध करता है वो क्षत्रिय हुआ, जो पूजा पाठ कर रहा है वो हमारे का मतलब वो ब्राह्मण कहलाता था। लेकिन अब मतलब कि यहीं से वर्ण व्यवस्था शुरू हुआ था, ठीक है। गोत्र वंश का स्टार्ट इसी अवस्था मतलब कि यहीं से, मतलब कि हमारे जो लेटर वैदिक काल है इसी से ही शुरू किया गया था, ठीक है। और इसमें महिलाओं की स्थिति सही नहीं थी। इसमें जो समाज था आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वनप्रस्थ होता है, सॉरी, वनप्रस्थ और संन्यास के बारे में इस वाले में बताया गया है, ठीक है। और इसमें पोट्री किस कलर के, भूरे रंग की थी, उसमें गेरुए रंग की, इसमें भूरे रंग की थी, ठीक है। आश्रम ब्रह्मचर्य था और गृहस्थ था, वानप्रस्थ था, संन्यास था। पहले अब ब्रह्मचर्य मतलब कि जो लड़के 25 तक एज थी, स्टार्टिंग से 25 तक, वो कौन सी थी, तो ब्रह्मचर्य वाली। फिर इसके बाद आप गृहस्थ जीवन जिएंगे, फिर देन उसके बाद मतलब बन जाएंगे, फिर संन्यास ले लेंगे, ठीक। किस वाले में, तो हमारे लेटर वैदिक काल में, ठीक। और इसमें कुछ शादी होती थी, जैसे एक होता था अनुलोम विवाह, सॉरी, एक होता था अनुलोम विवाह। इसमें क्या होता था ना कि लड़का जो होता था उच्च जाति का होता था और लड़की मतलब निचली जाति की होती थी, उसकी शादी होती थी। और एक होता था प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में क्या होता था कि लड़की निचली जाति की थी और लड़की भी निचली जाति की थी और लड़का भी निचली जाति का था। इसको क्या कहते थे, प्रतिलोम विवाह। और एक होता था गंधर्व विवाह। गंधर्व मतलब आप समझ ही रहे हैं, प्रेम प्रस्ताव मतलब प्रेम विवाह वाला, ठीक है। तो हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। और हाँ, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हमारा जो जियोग्राफी उसका 3 लेक्चर बचा है उसको भी हम 3 दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बस अपने हिस्ट्री पे फोकस करेंगे और पॉलिटी का, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम का डेट बहुत पास में आ गया है। और देन जो हमारे ये NTPC का नॉन ग्रेजुएट मतलब कि 12th लेवल वाले का उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे पहले हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।